हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड 12th क्लास के क्रैश कोर्स में 2025 के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो हम करवा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज 100% ऐसे ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और यहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन कहीं से आएगा, आप 100% जवाब दे करके आएंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए चैनल को, अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है और बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा। क्रैश कोर्स पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हमारा इतिहास का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है, देख लीजिए, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। चैप्टर का क्या नाम है? आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें आएगा राजा, किसान, नगर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ डिटेल्स है बेसिक वाले, जैसे 600 से 500 ईसा पूर्व में क्या था, धान की रोपाई होती थी गंगा घाटी में, शहरीकरण, महाजनपद, पंचमार्क, सिक्के, ये सब जो है सो आप देख लेंगे एक बार। ये बेसिक वाला हम आपको छोड़ देते हैं, आप लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न आंसर पे। तो पहला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है इंडिका किसकी रचना है। क्या कर रहा है? इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। आप लोग भी साथ ही साथ आंसर करते चलिए। तो इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कर रहा है, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी तो कौन थी महिला संत? तो आंसर हो जाएगा इसमें, देख लीजिए, मीरा भी होगी, अंडाल भी होगी और उसके कराईकल भी होगी। तो तीनों होगी, तीन में से सभी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कर रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की जो तुलना है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ख, नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। एक मिनट। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, करा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ए नंबर आंसर होगा क, चंद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर होगा ग। इसका आंसर क्या होगा? ग, पांड्याध्यक्ष। क्या होगा? पांड्याध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घ, सिंगली द्वीप या श्रीलंका। जिसे हम सिंगली द्वीप कहते हैं या श्रीलंका कहते हैं। ये महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। इनको इन्होंने कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? आंसर होगा मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें अभिलेख में। किस अभिलेख में? 73वें अभिलेख में। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को क्लास? तो आशा करते हैं कि जितना जोश में हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही आप भी पढ़ रहे होंगे और परीक्षा में 100% आप बेहतर करके आएंगे। 90+ मार्क्स आप लाने का काम करेंगे और साथ में आप बिहार में ही नहीं, आगे भी आप अगली तैयारी अपना जारी रखेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ख, गुप्त काल। कौन सा होगा? गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन नंबर
10वें पे चलते हैं। करा भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यही। अच्छा, 10वां क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका हो जाएगा गुप्त काल। 11वां देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुई थी? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए कह रहा है, 12वां कह रहा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ख। अशोक द्वारा जो धर्म स्थापित हुआ था बौद्ध धर्म, वो ब्रिटेन में नहीं गया था, बाकी सीरिया, श्रीलंका, जापान सब में गया था। तो आंसर होगा ख। चलिए 13 नंबर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ख, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? ख, समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वें पे चलते हैं। 14वां नंबर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? इसका आंसर हो जाएगा इनमें इन सभी के संगम पर। क्या होगा? जैसे गंगा हो गया, सोन हो गया और पुनपुन, सभी का संगम जहां पे है वहां पे हुआ था पाटलिपुत्र का स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। रथमूसल नामक आक्रमक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? ये जो रथमूसल क्या है? रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध में। कहाँ पे? मगध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर देखिए, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बंगाल में। क्या हो जाएगा? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इसका हो जाएगा हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दमन। क्या हो जाएगा? रुद्र दमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो क्या होगा आंसर? इसको अभी भी थोड़ी देर पहले भी हमने कराया था, तो ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, कैसा लग रहा है बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहें कि क्लास कैसा लग रहा है, और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। 20वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। करा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र लेखक थे कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में। और क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए कर रहा है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो आंसर हो जाएगा विशाख दत्त की। आंसर हो जाएगा ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा क, वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए कर रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, 78 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का क, कालिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? इसका आंसर हो जाएगा ख, ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि में। चलिए धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ख, अशोक। धम्म महापात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। कैसा लग रहा है बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। जीवक वेद किस वंश के काल में थे? जीवक वेद किस वंश के काल में थे? तो जीवक वेद किस वंश के काल में थे? इसका आंसर हो जाएगा ग, हर्यक वंश के
काल में, हर्यक वंश के काल में थे जीवक वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। करा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पे बना था, और अभी देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो अभी अभी हमने तुरंत देखा था, तो क्या देखा था आप लोग जल्दी से एक बार याद कीजिए। आंसर हो जाएगा घ, गंगा, सोन और पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ध्यान देते चलिए, आप लोग याद हो जाएगा आप लोगों को। मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहा है। 32 कर रहा है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? टिक लग गया आपका, मौर्य वंश। किसमें होगा? मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें इनमें से किसी की भी जानकारी नहीं मिलती है। गुप्त काल की नहीं, मौर्य काल की नहीं, और प्राक मौर्य काल की इनकी भी नहीं मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो चलिए इसमें होगा गणतंत्र। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं। 35वां कह रहा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा, जल्दी से बच्चों आंसर कीजिए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे कहते हैं जनपद। जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जनपद। चलिए 36वां नंबर देखते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? तो चांदी के। पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के बने होते हैं। 37वां नंबर देखते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा क, मगध। आंसर क्या होगा? क, मगध। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं। कह रहे चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो 38वां का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क, उर। क्या हो जाएगा? उर। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां चलते हैं। राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा ख, कल्हण ने। किसने लिखा था? कल्हण ने। क्वेश्चन नंबर 40वां देखिए। अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुतर निकाय के अनुसार जो महाजनपदों की जनसंख्या थी बच्चों, ये थी 16। कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वें पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 323 से 298 ईस्वा पूर्व था। 323 से 298 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 43वां देखिए करा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44वें पे चलते हैं। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्यों किया जाता था, क्योंकि सारे शाही संप्रभुता के लिए नहीं होगा, व्यापार के लिए नहीं होगा, इन दोनों में से किसी के लिए नहीं होगा। चलिए तो 46वां नंबर देखते हैं। अभिलेखों के निम्नलिखित में से कौन सीमा नहीं है? अभिलेखों के निम्नलिखित में से कौन सीमा नहीं है? तो चलिए देखते हैं, नहीं है वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा का क्या है? अभिलेख देश के कुछ ही भागों में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं भी मिल सकते हैं।
47वां देखते हैं, भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं? भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं? तो क्या होगा, इसका हो जाएगा अशोक के। चलिए 47वां का हो गया। 48वां पे चलते हैं गाइज। टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग लगे रहेंगे, 80 क्वेश्चन बहुत ही जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला? तो कब निकाला ये अर्थ? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ख 1838 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1838 ईस्वी। 49वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 49वां क्वेश्चन कह रहा है, आहत सिक्कों को किसने जारी किया था? आहत सिक्कों को किसने जारी किया? आहत सिक्कों को किसने जारी किया? तो राजा ने, व्यापारियों ने और नागरिकों ने, सभी ने होगा इसमें आंसर, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के साथ क्या नहीं मिला है? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के साथ क्या नहीं मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल। क्या हो जाएगा? मोबाइल। चलिए प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो ये होती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 52वां देखिए, कह रहा है, राजा के आतंक से तंग आकर लोग क्या करते थे? राजा के आतंक से तंग आकर लोग क्या करते थे? तो घर को छोड़कर जंगल में भाग जाते थे। लोग क्या करते थे? घर को छोड़कर जंगल में भाग जाते थे। 53वां नंबर देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामंतों से संबंधित नहीं था? कौन सामंतों से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा से वेतन लेते थे। कौन सामंतों से संबंधित नहीं था? तो सामंत जो थे राजा से वेतन नहीं लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं। अशोक ने साम्राज्य को अखंड करने के लिए क्या किया? अशोक ने साम्राज्य को अखंड करने के लिए क्या किया? तो उसने धम्म का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? धम्म का प्रचार किया। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। प्राचीन भारत में एक ऐसे क्षेत्र का नाम बताएं जहां राज्य और नगर संघन रूप से बसे थे। राज्य और नगर दोनों ही सघन रूप से बसे थे, ऐसे क्षेत्र का नाम बताना है। ऐसे क्षेत्र थे पूर्वी भारत में। कहाँ थे? पूर्वी भारत में। 56वां नंबर देखिए, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्विवाह। क्या होगा? का नंबर अंतर्विवाह। चलिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बदल गया हमारा, ये 1 मिनट, 57वां यहाँ आ गया। चलिए एक पेज ऐसे आ गया था। 57वां नंबर देखते हैं। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? 57वां नंबर का आंसर होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्तीर्ण है? सातवाहन राजाओं और रानियों की जो आकृतियां हैं कहाँ उत्तीर्ण हैं? तो कहाँ पे है ये? तो चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गुफा की दीवारों पर। 59वां देख लीजिए, माताओं के महत्व का ज्ञान कहाँ से होता है? माताओं के महत्व का ज्ञान कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन के अभिलेख से। सातवाहन के अभिलेख से माताओं के ज्ञान का जानकारी हमें मिलता है। द्रोण अद्वितीय, क्या कर रहा है? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो द्रोण के जो थे फेवरेट स्टूडेंट कौन थे? तो अर्जुन थे। चलिए तो यहाँ पे 61वां नंबर देखते हैं। श्रेणी की क्या विशेषता होती है? श्रेणी की क्या विशेषता होती है? 61वां नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा क, सभी जातियां एक व्यवसाय से जुड़ी थी। श्रेणी की क्या विशेषता थी? तो सभी जातियां एक व्यवसाय से जुड़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62वां देखते हैं बच्चों। कैसा लग रहा है बच्चों? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही उत्साह मिलता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास आपको। 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? 7वीं शताब्दी में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ग। क्या होगा? तसांग। यहाँ पे आंसर ही गलत लिखा है, स्वेन तसांग लिखा है, जबकि दूसरा होता वेनसांग होता।
तो गलत लिखा है। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे 63वां देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर। क्या हो जाएगा? श्वेताश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, करा कुद्दक निकाय का संबंध है। कुद्दक निकाय का संबंध है, किससे है कुद्दक निकाय का संबंध? तो सूत पीटक से है। किससे है? सूत पीटक से। चलिए 66वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 66वां नंबर का रहा है, ओह सॉरी, चलो मेरे प्यारे छात्रों, 67वां क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। तो चलिए 67वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, 66वां देख रहे थे। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो यह है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती जो है किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अमरावती और से आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69वां देखिए, करा ऋग्वेद के पुरुष सूतक में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूतक में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा का ब्राह्मण वर्ण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में? आदि पर्व, ध्यान रखेंगे, आदि पर्व के किस अध्याय में जो है भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वें अध्याय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। जीवक वेद किस वंश के काल में थे? जीवक वेद किस वंश के काल में थे? इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, हर्यक वंश में। किस क्या हो जाएगा? हर्यक वंश में। जीवक वेद जो थे हर्यक वंश में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72वां देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन है? प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए 73वां देखते हैं। सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? सांची में जो है पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? तो 73वां का आंसर हो जाएगा ख जातक। क्या है? जातक। चलिए 74वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74वां नंबर क्वेश्चन करा 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ है? 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में किस वेद का संकलन हुआ है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। क्या होगा? ऋग्वेद का। क्वेश्चन नंबर 75वें पे चलते हैं। 75वां क्वेश्चन देखिए, ईस्वी पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन से थे? तो सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद थे वो थे मगध। चलिए पद्मावत के रचयिता कौन थे? पद्मावत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, हमने भी आपको कई बार पढ़ाया है। तो पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी थे। चलिए कुछ हिंदी में भी काम आ जाता है ये। 77वां नंबर देखते हैं। अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? तो अलवार जो है विष्णु भगवान की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 78वें, 79वें और 80 पे चलते हैं, जो कि आज का 80वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा गाइज। धर्म के बाह्य आडंबर की किस संत ने सबसे सर्वाधिक आलोचना की है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा
नानक ने धर्म के बाह्य आडंबर की सबसे ज्यादा मतलब जो बाहरी जो दिखावा है उसकी सबसे ज्यादा आलोचना किसने किया है? तो नानक ने किया है। कहता निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? गीता की जो भक्ति टीका है जो उसको मराठी में किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा मानेश्वर ने। क्या हो जाएगा? मानेश्वर ने। घर अमर हो जाएगा। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख। कैसा लगा बच्चों आपको? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि क्लास आपको 100% इंटर में बहुत ही बेहतर नंबर दिलाएगा और सारे प्रश्न आप हमारे क्रैश कोर्स से ही रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।